अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ, ये किस बेस पे है ये मुझे नहीं मालूम, ये पढ़ के ही पता चलेगा। तो इसका जो नाम है वो आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब मैं थक हार कर घर पहुंची तो अम्मी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। यानी इस कदर खुश देखकर मेरी सारी थकन गायब हो चुकी थी। सोफे पर बैठते ही मैंने इनकी खुशी की वजह पूछ ली। क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। दानिन, मेरी आसफा से बात हुई है, कल वासिम आ रहा है। क्यों, खाला ने वासिम को घर से निकाल दिया? मैं बेख्तियारी में बोली। मुझे इंतहाई बेजारी हो रही थी वासिम के आने का सुनकर। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। अल्लाह ना करे वो तो इसकी जॉब यहाँ लग गई है ना, कंपनी की तरफ से। घर भी मिलेगा पर मिलने में कम से कम 1-2 माह लग जाएंगे। आसफा कह रही थी कि तब तक वासिम किसी होटल में रह लेगा। मैंने तो साफ मना कर दिया, भाई जब खाला का घर है तो किसी होटल में क्यों जाए। मैंने यहाँ रहने का कहा है। अम्मी बोलती जा रही थी, अम्मी आपने क्या कर दिया? मैंने शिकायती नज़रों से इसे अपनी माँ को देखा था। क्यों भाई, ये इसकी खाला का घर है और आसफा इसने तुम्हारे रिश्ते की बात भी की। इस बीच तुम दोनों एक दूसरे को जान लेना। अम्मी की खुशी में कोई कमी नहीं आई थी। मैं झंझलाकर सोफे से उठ खड़ी हुई थी। क्या मतलब है एक दूसरे को जान लेना? जो आप सोच रही हैं वो कभी नहीं होगा। वासिम मेरा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। मैं गुस्से में कहकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे अम्मी पर गुस्सा आ रहा था। वैसा कैसे सोच सकती हैं? वासिम मेरी खाला का बेटा और मेरा पक्का दुश्मन। वो बचपन से ही मेरा दुश्मन था। अब वो एक सरकारी मुलाजिम थे। जब 8 साल की थी वो इस दुनिया से चले गए। तब मैंने वासिम को आसफा खाला के साथ देखा था। 10 साला वासिम मासूम लग रहा था। मुझे नहीं पता था ये बच्चा मासूम नहीं बल्कि शैतान का अबू है। 3 हफ्तों में वासिम ने अपना शैतानी रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो जानता था मैं कॉकरोच से कितना डरती हूँ, फिर भी वो कॉकरोच को इसकी मूंछों से पकड़े मेरे पीछे पूरे घर में भागता रहता था। जब तक इसे कोई रोक न लेता मुझे भगाते रहता। कभी मेरे हाथ एल्फी से जोड़ देता, कभी कुछ तो कभी कुछ। इसने मुझे इतना तंग किया, हर बाज़ माया। 2 माह में मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना दी। वो 2 माह कैसे गुज़रे सिर्फ़ मैं ही जानती हूँ। जब आसफ़ा खाला अपने घर जा रही थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वासिम जा रहा था। इसके जाने के बाद मैंने 2 नफ़ल शुक्राने के अदा किए और दुआ की वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए। मुझे वासिम से सख्त नफ़रत हो गई थी। फिर जब 5 साल बाद वो हमारे घर आया, 15 साला वासिम बहुत शरीफ़ सा लग रहा था, बहुत खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे वो सुधर गया हो। मुझे कुछ तसल्ली हुई थी। सारा काम करके मैं सुकून से सो गई। सुबह अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं नींद से बेदार हुई तो 12 बज रहे थे। अम्मी शोर मचा रही थी। फिर याद आया आज खाला वापस जा रही हैं। अम्मी मुसलसल मुझे बुला रही थी। मैं बिना मुँह धोए सीधा लाउंज में जा पहुँची थी। खाला जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अम्मी मुझे देखकर ज़ोर से चीख पड़ी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दानिश ने ये क्या हाल बना रखा है? अम्मी मुझे पलकें झपक कर देख रही थी और खाला खालू ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद कोई जिन ने देख लिया हो। अम्मी मैं कमरे से आईना लेकर आई और मेरे सामने किया। आईना देखकर मेरी अपनी भी चीख निकल गई थी। मेरे मुँह पर इतने सारे रंग कहाँ से आए? मैं बिल्कुल जिन लग रही थी। अम्मी मुसलसल सलवतें सुना रही थी। अम्मी देखें, कौकाफ का जिन वासिम को जैसे हँसी का दौरा पड़ गया था। मुझे इसकी हँसी ज़हर लग रही थी। दिल कर रहा था इसके दाँत तोड़ दूँ। बेटा जाओ जाकर मुँह धो लो। खाला ने अपनी इस पुत को आँखें दिखाकर चुप करवाने की कोशिश की थी। अम्मी अब मुँह धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, वाटर प्रूफ कलर्स हैं। वासिम अपनी हँसी मुश्किल तपाकर बोला था, दिल तो किया है इस वासिम का कत्ल कर दूँ, पर अम्मी और खाला की वजह से लहू की घूंट पी कर रह गई थी। खाला वासिम की इस हरकत पर इसे डांटने लगी थी कि अम्मी ने याद दिलाए ने देर हो रही है। अम्मी हमेशा इसे बचा लेती थी। इस दिन मैं समझ गई वासिम कभी नहीं सुधर सकता। वो दिन और आज का दिन मुझे इससे सख्त नफरत थी। 10 साल बाद इससे फिर सामना होगा, पर अब की बार इसने कोई शरारत की तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। मैं बच्ची नहीं रही, 23 साल की हो गई हूँ और इससे मैं जवाब दूँगी, चुप नहीं रहूँगी। पूरी रात जागती सोचती कैफ़ियत में सोचती रही। सुबह होते ही स्कूल चली गई। बच्चों को पढ़ा रही थी पर ध्यान कहीं और था। जैसे क्लास ली। घर जाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ शैतान उर्फ बासिम आ चुका था, पर ना चाहते हुए भी घर तो जाना ही था। बिल्डिंग के पास से रक्षा रुकवा कर मैं रिक्शे से उतर गई। जैसे ही चलने लगी तो मेरी चप्पल टूट गई। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने अपनी चप्पल हाथ में उठा ली और लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। मैं लिफ्ट आने का इंतज़ार करने लगी, इतने में एक लड़का मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो मुझे ही घूर रहा था। अब चप्पल सीने वाली हैं, इसका अंदाज़ मज़ाक़िया था। मैंने गुस्से से उसे देखा। लिफ्ट आ चुकी थी। मैं बिना कुछ कहे लिफ्ट से में चली गई। कौन से फ्लोर पर जाएँगी आप? मैं तो 5th फ्लोर पर जाऊँगा। अगर मेरा पीछा कर रही हैं तो आप भी 5th फ्लोर पर ही आ जाइएगा। वो भी लिफ्ट में आ गया। इसने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, जाना तो मुझे 5th फ्लोर पर था, पर इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं क्यों करने लगी आपका पीछा? आप में कोई सुरख़ाब के बाल लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराया हो। मुझे और ज़्यादा तब चढ़ गई थी। पहले अपना मुँह देखे, चुभे मुँह वाला हूँ। और हाँ, मुझे 3rd फ्लोर पर जाना है। इस बार वो खुलकर मुस्कुराया था और 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुक गई।
चुकी थी। अब आगे मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना था। मैं लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, पर मुझे क्या पता था कि कब मेरे पीछे आ गया और सीढ़ियों पर पहले से मौजूद था। मैंने अल्लाह से पनाह माँगी इस शैतान मरदूद से और बेनियाज़ होकर आगे चल पड़ी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था, मेरा पीछा कर रही हैं ना? मैं बिना जवाब दिए आगे चलती गई और वो मेरे पीछे चला आया था। दिल तो किया इस टूटे हुए चप्पल से इसको हो मारूँ, पर मैंने आगे चलने में ही भलाई जानी वो बुराई मेरे पीछे चली आ रही थी। दानिश नाम है ना तुम्हारा, वो आपसे तुम पर आ गया था। मेरे तो होश उड़ गए थे, मैं एकदम से रुके। इसे मेरा नाम कैसे पता चला? पल दशे का लफंगा होगा, वैसे भी घर दूर नहीं है। मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को तसल्ली दी और तेज-तेज से कदम चलने लगी। इसकी भी रफ्तार तेज होगी। इस बदमाश को अपने पीछे आता देखकर मैंने भाग कर घर जाने का इरादा कर लिया। मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। ये तो हद ही होगी, ये तो मेरे पीछे ही भाग रहा था। मैं दरवाजे पर पहुंचकर ज़ोर-ज़ोर से बेल बजाने लगी। मेरी खौफ से हालत ख़राब हो रही थी। वो भी दरवाजे तक आ चुका था। मैंने इसे देखते हुए ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ओहो! क्या हो गया है? आखिरकार अम्मी ने दरवाज़ा खोला। भागने की वजह से मेरा साँस से चढ़ गया था। क्या हुआ दानी? अम्मी मुझे बगौर देखने लगी थी। वो लफंगा मेरा पीछा कर रहा है। कौन? अम्मी ने दरवाजे से मुँह बाहर निकाल कर देखा। सामने खूबसूरत नौजवान सीने पर हाथ बाँधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। बासिम अम्मी बेतहाशा खुश हुई और मैंने हैरत से इस लफंगे को देखा। सलाम खाला। अम्मी ने बासिम के माथे पे बोसा दिया और अंदर चलो बेटा। इस बासिम के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अम्मी ये मुझे तंग कर रहा था। बेटा अंदर आओ। अम्मी मेरी बात अनसुनी करते अपने भांजे को लिए अंदर जा चुकी थी। मैं अंदर आई तो बासिम बड़े मज़े से सोफे पर बैठ कर मुझे तंग करने का किस्सा अम्मी को सुना रहा था। खाला मैं तो देखकर पहचान गया था दानिन को। तुमने मुझे कैसे पहचाना? जबकि तुम मुझे 10 साल बाद देख रहे हो। मैं अपना बैग साइड पर रखकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई थी। 10 साल बाद देख रहा हूँ, 50 साल बाद नहीं जो पहचान ना सकूँ। वसीम ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे इंतहा की हैरत हुई थी। फिर भी ना तो तुमने मेरी अभी वाली कोई फ़ोटो देखी है, ना ही बच्ची वाली, और अब तो मैं काफ़ी चेंज हो गई हूँ। तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि ना तुमने मुझे फ़ेसबुक पर ऐड किया, ना तो व्हाट्सएप पर। अब मैंने तुम्हें देखा कैसे, इसका जवाब कैसे ढूँढूँ? बासिम ने जुट के बजाय जैसे इसे कुछ याद आया हो। हाँ, खाला ने तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी। अब ये ना पूछ लेना क्यों, मुझे क्यों कहने में शर्म आती है। वासिम ने मासूमियत से कहा, लहजे में शरारत छुपी थी। मैं तो दिल मिलाकर ही रह गई थी। आपको पता है आपता खाला, मैं बचपन में इसे कॉकरोच से डराकर भगाता था और आज बिना कॉकरोच के भगाया है इसे। बासिम को हँसी का दौरा पड़ चुका था। मुझे सख्त ज़हर लग रहा था। बचपन में तुम्हारे हाथ में कॉकरोच होता था और आज तुम्हारा मुँह कॉकरोच जैसा बन चुका है। मेरे तरफ कर बोलने पर भी वो ढीठ बना हँसता रहा। अम्मी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे अभी कत्ल कर देगी मेरा। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। मैंने बात बदलनी चाहिए। खाला ये मेरा घर नहीं है। आप मुझे बताएं मेरा कमरा कौन सा है, मैं खुद चला जाऊँगा। बासिम ने बड़ी अपनायत का मुजाहरा करते हुए कहा था। अम्मी ने कमरे की तरफ इशारा किया। बासिम उठकर जा चुका था। इसके जाते ही मैंने शुक्र अदा किया। चलता फिरता टॉर्चर, ये कोई तरीका होता है बात करने का? अम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वाह अम्मी वाह, इसने जो किया वो ठीक था। और वो क्या कह रहा था? आपने मेरी फ़ोटो क्यों भेजी? तुम्हारे रिश्ते के लिए, वो सादा से अंदाज में कहा गया। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। क्या ये बात बासिम को पता है? अम्मी अम्मी ने नरमी से हाथ थामे थे। हाँ बासिम को पता है। दानी ने वो यहाँ इसलिए आया है कि तुम इसको कबूल कर लो। देखो मैं तुमसे अभी नहीं कह रही कि तुम इससे शादी कर लो। तुम बासिम को देख लो, इसके जान लो। मैं एक माँ बात पूछूंगी, तुम्हें बासिम कबूल है? मेरी बेजारी अरूज पर थी। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। कुछ साल पहले अम्मी से खाला ने मेरा रिश्ता मांगा था। मैंने साफ इनकार कर दिया, पर मैं ये नहीं जानती थी कि बासिम मुझसे हाँ बुलवाने के लिए हैदराबाद से कराची आ जाएगा। मुझे बासिम किसी हाल में भी कबूल नहीं था। सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो हैरत से मेरी आंखें फट गई थी। बासिम ने नाश्ता बनाया था। अम्मी इसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जैसे मेरा इंतजार किया जा रहा था। वहाँ क्यों खड़ी हो दानी, नाओ नाश्ता कर लो। बासिम ने मुस्कुराते हुए बहुत अपनायत से कहा। इसका ये अंदाज देखकर मुझे इस पर शक होने लगा। मैंने जैसे जैसे नाश्ता किया, ओके अम्मी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, अल्लाह हाफिज़। अम्मी ने जवाबन अल्लाह हाफिज़ कहा। मैं बासिम को नज़रअंदाज करते वहाँ से जाने लगी। तुम जाओगे ऐसे? चाय का कप टेबल पर रखकर वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था। एक तो इसे मुझे आवाज़ देकर रोक कर लेने का पता नहीं क्या शौक था, लफंगा कहीं का। बस ये बस यहाँ रिक्शे से मरवतन मुस्कुराकर जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था अपना बैग इसके सर पर दे मार कर वहाँ से भाग जाए। हर मेरा इखलाक, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ बेटा तुम बासिम के साथ चली जाओ। अम्मी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के तासुरात थे। अम्मी मेरी दोस्त भी मेरे साथ चलेगी। मैंने आंखों से इशारा करते हुए इनकार किया था। तो हम इसको भी साथ ले लेंगे। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तुम बोलो अपनी दोस्त को हमारे साथ चले। ठीक है अब चलो, अल्लाह हाफिज़। खाला बासिम मेरा जवाब सुने बिना ही बाहर चला गया। वो मेरी सोच से ज़्यादा ढीठ था। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना बचा था। मेरे सारे बहाने फ्लॉप हो चुके थे। मैं भी पैर पर रखती बासिम के पीछे होली। हम लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे। करीम भी आ गई थी। सॉरी मैं लेट होगी। मुझसे मिलते ही इसने माजरत कर ली थी। अब माजरत करने के बजाय जल्दी चलो, मैंने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। हरीम भी इसकी अपार्टमेंट में 5th फ्लोर पर ही रहती थी। हम बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आ गए थे। बासिम
ने हमें कार में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर सँभाल चुका था। हम दोनों पीछे बैठ चुके थे। वैसे है कौन आखिर? हरीम ने पूछ ही लिया। अब क्या जवाब तो देना ही था। मेरा कज़न है। मैंने सरसरी सा जवाब देते हुए इसे चुप कर रहने का इशारा किया था। मेरा नाम बासिम है और आपका? बासिम ने बैक व्यू मिरर करते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज़ में पूछा था। मैं हरीम हूँ, दानिन की बेस्ट फ्रेंड। हरीम ने भी जवाब देने में कोई देर ना की थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा था मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है और अब सारी शर्म हो या भूल कर कैसे बात कर रहा है बेशर्म। अब यहाँ कितने दिन रुकेंगे? हरीम ने भी अपनी दोस्ताना अंदाज में पूछा था। जब तक दानिन हाँ नहीं करती। बासिम ने बैक व्यू मिरर से देखते हुए कहा था। दानिन हाँ नहीं करती मतलब? हरीम मुझे कभी मुझसे तो कभी बासिम को देख रही थी। पता नहीं इसे सच में समझ नहीं आया था या जानबूझकर नासमझ बन रही थी। मुझे कहने में शर्म आती है। अब आप इतना कह ही रही हैं तो बताता हूँ हमारी शादी के लिए। बासिम ने शर्माने की नकाब कोशिश की थी। ओह अच्छा! हरी मज़े से बोली तो मैं दिल मिलाकर रह गई थी। ये तुम्हारी कैसी शर्म है? बेशर्मों की तरह सब बता भी दिया और शर्माने की तकारीफ भी कर रहे हो। तुम अव्वल दर्जे के बेशर्म हो। मैं तुम्हारा खून कर दूँगी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। यकदम कार रुक गई थी। मेरा खून बाद में करना, पहले जाकर बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाओ। बासिम मुस्कुराहट तपाते मुझे देख रहा था। इस वक्त वो मुझे ज़हर लग रहा था। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। अब इसे लड़कर मुझे मज़ीद लेट नहीं होना था। बाद में देख लूँगी तुम्हें। मैंने खूंखार नज़रों से इसे देखा पर वो डीठ का डीठ ही था। हरीम तुम इसे लेकर जाओ वरना ये नॉन स्टॉप मुझसे लड़ती रहेगी। वो बड़ी आसानी से आपसे तुम पर आ गया था। ये कितना तेज़ है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें आप कर मुखातिब कर रहा था और अब सीधा तुम पर आ गया। हाँ, तो अब हरीम मेरी दोस्त होगी ना? सिंपल। हरीम के कुछ भी कहने से पहले ही बासिम कंधे उचका गया था। तौबा! चलो हरीम कार का दरवाज़ा आराम से बंद करते। बाहर ही निकली। हरीम भी मेरे पीछे आ चुकी थी। दानिन कैसी है? फ़ोन की दूसरी तरफ से बड़े प्यार से पूछा गया। आसपास दूसरे दिन आबदा को फ़ोन करके इनकी खैरियत पूछ लिया करती थी। आबदा और आसिफ़ा को बात करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। इस दौरान उन्होंने कई बार आबदा से दानिन का पूछ लिया था। दानिन बिल्कुल ठीक है, सबका पूछ रही हो, बासिम का नहीं पूछोगी? आबदा जता कर बोली तो आसिफ़ा हँस पड़ी थी। इसका क्या पूछूँ, तुम्हारे पास है तो वो ठीक ही होगा। और बताओ दानिन को तंग तो नहीं कर रहा? नहीं भई, आसिम तुम्हारा बहुत ख़्याल रखता है। आबदा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ आसिफ़ा ने शुक्र का साँस लिया था। आज कर क्यों इतना जल्दी जा रही हो? मुझे उजलत में बुक से समेटते देख हरीम ने पूछा था। इसलिए आसिम का कोई भरोसा नहीं था वो मुझे लेने आएगा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मैंने थके हुए अंदाज़ में कहा, मैं बासिम के आने से पहले घर जाना चाहती हूँ। पर इसने ऐसा कहा तो नहीं था कि वो तुम्हें लेने आएगा। इसको मुझे तंग करना होता है, इसलिए वो मुझे तंग करने ज़रूर आएगा। मैं बाहर निकली तो पस मंज़र कुछ और ही था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बासिम अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगा। मैं इग्नोर करके आगे बढ़ गई। बासिम मेरे पीछे चल दिया था। रुको, कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो। इसने पीछे से आवाज़ देकर मुझे रोकना चाहा। मैंने गुस्से से मुड़कर देखा। तुम्हारी गाड़ी में बैठने से बेहतर है मैं पैदल ही ये बुक पढ़ती हुई चली जाऊँ। मैं बुक खोल कर पढ़ने हुए तेज़ी से चलने लगी। इस वक़्त मुझे बासिम की कोई बात नहीं सुननी थी। ऐसे ही रोड पर बुक पढ़ते हुए चलोगी तो घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। हॉस्पिटल भी मुझे ही जाना लेकर जाना पड़ेगा। बासिम बड़ी मासूमियत से बोला था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। मुझे पता है तुम गाड़ी में भी यही बकवास करोगे। वैसे भी मैं अपनी मंज़िल तक पहुँच जाऊँगी। मैंने तरफ जवाब दिया तो कुछ पल को वो चुप-सा हो गया था और मेरी मंज़िल तुम हो। बासिम बड़बड़ाया। मेरे गुस्से में इज़ाफ़ा हुआ। बट मैं रुक गई और गुस्से से इसे देखने लगा तो बासिम गड़बड़ा गया। आई मीन मैं को बिल्कुल चुप रहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। ये देखो, मैं हाथ जोड़ कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं बकवास नहीं करूँगा। पक्का कोई बकवास नहीं करोगे? मैंने एक बार फिर पूछा। पक्का, अब चलो ना। इसने इस बार संजीदगी से कहा। मैं पल भर के लिए इसके सारे कारनामे भूल चुकी थी। मैं ना चाहते हुए भी इसके साथ चल पड़ी थी। आसपा ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए। क्रिश ने आवाज़ दी, नहीं हुए। अच्छा आपदा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आसफ़ा फ़ोन रखते जल्दी-जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगे। अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं हुए, कमाल है। और मेरा मोबाइल कहाँ है? करीश भी इधर ही आ गए थे। वो मेरे पास ही है। मैं आपदा से बात कर रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो आपका मोबाइल उठा लिया। आसफ़ा ने इसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया था। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो कर दी तुमने। पर तुम्हारी बातें ख़त्म ना हुई। करिश्मा उसने गुस्से से बोले थे। तो आपने कौन से बिल गेट्स हैं जो थोड़ी देर तक फ़ोन ना चले तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? आपदा ने भी इसी अंदाज़ में जवाब दिया तो वो हँस पड़े थे। ऐसा करते हुए पूरा 1 माह हो गया था। बासिम रोज़ मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप करता। इस दौरान इसकी बकवास बातें अलग से तंग करती थी मुझे। मैंने इरादा कर लिया था कुछ भी हो जाए, अब मैं बासिम के साथ नहीं जाऊँगी और वो हमारे घर से चला जाए। बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मी ने परेशानी से पूछा था। वो मैं जिनसे पीछा छुड़वाना चाहती थी पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने तैश में बैग को सोफ़े पर फेंका। अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी होगी। कौन? अम्मी ने सवाली नज़र से मुझे देखते हुए पूछा। आपका लाडला बासिम। मैंने गुस्से से कहा। कहाँ है वो? अम्मी परेशानी से पूछने लगी। इनको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, अभी भी अपने लाडले की पड़ी है, ऐसे जैसे इसने कत्ल ही कर दिया हो।
जैसे मैंने इसे कत्ल ही कर दिया, मुझे छोड़ के ऑफिस चला गया है। आपने इस हिसाब को यहाँ रहने का क्यों कहा था? वो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मैं फट पड़ी थी, अब मेरी और बर्दाश्त नहीं थी। बेटा ऐसा नहीं बोलते, अम्मी ने दुखी लहजे में कहा। मैंने अम्मी को सोए बैठाया, खुद नीचे इनके पास। अम्मी ऐसे ही बोलते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? 1 महीना हो गया है, अब तक इसकी कंपनी ने इसे घर नहीं दिया। अम्मी बहुत हो गया, इसे यहाँ से जाने का कहते हैं और मेरी तरफ से इसके लिए आज भी इनकार है। बस वो यहाँ से चला जाए। अम्मी का हाथ थाम कर मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की। अम्मी दुखी थी, पर इस वक्त मुझे वासिम से छुटकारा पाने की जिद थी। वो मेरी बहन का बेटा है दानीन, वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मैं इसे कैसे कह दूँ कि चला जाए? अम्मी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख कर इल्तिजा की थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। मैं अपना हाथ छुड़ा कर उठ गई थी। आपने हमेशा इसी को सपोर्ट किया है, आप इसे ये तो कह सकती हैं कि मुझसे दूर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की। कहकर मैं वहाँ से रुकी नहीं थी, अपने कमरे में चली गई थी। दिखा रात के 9 बज रहे थे। अम्मी लॉन्च में परेशान बैठी बासिम का इंतज़ार कर रही थी और मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी। तभी बासिम आया और अम्मी के साथ ही बैठ गया, ऐसे जैसे इसे पता हो कि अम्मी क्यों परेशान है। खाला, मुझे मेरी कंपनी ने घर दे दिया है, ये देख के इसकी चाबी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। शुक्र है जान छुटी। बेटा पर तुम यहीं रहो। अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। ये मंजर देखकर मैं चुप ही ना रह सकी। अम्मी जा रहा है तो उसे जाने देना। मैंने किचन से आवाज़ लगाई थी, खाला मैं आता जाता रहूँगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और दानीन का जवाब भी मिल गया है, अब मेरा चले जाना भी ही बेहतर है। इससे पहले कि अम्मी कुछ कहती, बासिम तसल्ली हमें इस अंदाज में बोला था, पर बेटा नहीं खाला, मुझे बोलने दे। बासिम ने अम्मी के हाथ थाम कर इन्हें कहने से रोका था, मेरी शादी की जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में है। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढिएगा। बासिम ने मुस्कुराकर कहा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब आप इमोशनल ना हो, मैं अभी जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद। अभी कहाँ जा रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद जाऊँगा। ये बात तो बासिम ने बहुत ज़ोर से कही थी, जैसे स्पेशली मुझे बता रहा हो। दिल करता है इसका कत्ल कर दूँ। मैं गुस्से से मुठियाँ बीच के रह गई थी। मेरा बेटा। इस अम्मी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। की नज़र एक शापर पर पड़ी जो बासिम ने अपने साथ लाया था। ये क्या है बेटा? अम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें कलर्स हैं। बासिम ने शापर अम्मी को दिखाए थे। मुझे तो लगा घर में मिलने की खुशी में मिठाई होगी। कलर्स का सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहीं ये पहले की तरह मेरे मुंह पर तो नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है इसकी अब इसको 2 बार रिजेक्ट किया मैंने, शायद इसका बदला ले। मैं अपने ख्यालात में उलझी हुई थी। बासिम अपने कमरे में जा चुका था। अम्मी भी जा रही थी कि इसकी नज़र मुझ पर पड़ी। अब खुश हो गई ना तुम, वो जा रहा है? अम्मी ने गुस्से से कहा। तुम अपने ख्यालों में पाई रहती। खुश तो मैं तब होगी जब वो कल ही चला जाता। और ये कलर्स क्यों लिए हैं उसने? मैंने मुंह बनाकर कहा था, तुम्हारे मुंह पर लगाने के लिए। अम्मी भी गुस्से में कह के चली गई थी और मैं मुंह खोले वहीं खड़ी थी। ये नहीं सुधरेगा। इस बार इसने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुबह के 7 बज रहे थे। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी ठंडी हवा में चाय की खुशबू घुली हुई थी। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। पास में डाइनिंग टेबल पर मज़े से नाश्ता कर रहा था। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। सुबह सुबह किस जहर आदमी को देख लिया। बासिम से नज़र मिलते ही मैं बड़बड़ाई थी। नज़र नज़र की बात है, किसी को जहर लगता हूँ तो किसी को शहद। बासिम ने मेरी बड़बड़ाहट का जवाब दिया। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किसको ये कॉकरोच शहद लगता है। मेरा इतना कहना था कि बासिम बेचारा लाजवाब हो गया। अम्मी मैं लेट हो रही हूँ, आप प्लीज़ बासिम को बोलें जल्दी नाश्ता करें। मैंने नाश्ता करके अम्मी से कहा। बेटा कल तुमने ही मना किया था कि बासिम को तुमसे दूर रखूं, तो अच्छा यही होगा कि तुम खुद चले जाओ। मैंने तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं हैरत से अम्मी को देखने लगी। जी अम्मी, इस बार मैं खुद लाजवाब हो चुकी तो शर्मिंदा भी। अम्मी ने तो ज़रा भी ख्याल ना किया था। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अम्मी मुझे देर तक दरवाजे तक ले आई, बस धक्के मारने की कसर रह गई थी। बस ये सब कुछ नज़रअंदाज के नाश्ता करने में पूरी तरह मसरूफ़ था। कि अल्लाह हाफ़िज़, मैं बेचारी से कहती वहाँ से जा चुकी थी। इन 2-4 दिनों में मैंने बासिम की बकवास बिल्कुल नहीं सुनी थी। जाने क्यों मैं इसकी बकवास सुनकर को मिस कर रही थी। अब ना तो मुझे तंग करता था, ना कोई मज़ाक। हम एक ही घर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे एक दूसरे के लिए। शायद वो सुधर गया था, बदल गए थे, फिर मेरे जज़्बात उसके साथ इसके लिए बदल गए थे। क्या हुआ दानीन? हरीम मेरे पास आकर बैठी थी। मैं मुस्कुराती। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने चाय का सिप लेते हुए कहा। फिर उदास क्यों बैठी हो? हरीम ने सवाल नज़र से देखा था। मैं और उदास ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा कहका बेसाख्ता था। हरीम बेचारी चुप होगी। और बासिम कैसा है? हरीम ने एक और सवाल किया। तुम इसका बड़ा पूछ रही हो, इतना ख्याल मेरा कभी नहीं किया। मैं खफा सी हो गई थी। इतने दिनों से नज़र नहीं आया ना? हरीम ने फिर मसले लाते हुए बोली। मैं गौर से इसे देखने लगी। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आए वो? हाँ, मैंने घूर कर हरीम को देखा। उफ नानी, अजीब पागल लड़की हो तुम भी। हरीम बुक्स उठाकर क्लास की तरफ चली गई। मेरा दिलो दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। खाला मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बेटा अब तक हल्का सा चक्कर आ गया। वो गिरने ही लगी थी कि पर बासिम ने इन्हें थाम लिया। खाला क्या हुआ है? बासिम अब्दा को बिठाकर पानी लेने गया। वो बहुत परेशान हो गया था। कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ अब।
आफ्ताब ने पानी का गिलास लेते हुए कहा था, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बासिम ने परेशानी से इनकी पेशानी को छूकर देखा था। खाला, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बासिम डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। मैं डोरबेल बजा रही थी, पता नहीं क्यों आज अम्मी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगा रही थी। तुम ऑफिस नहीं गए? मैंने अंदर दाखिल होकर सवाल किया। दरवाज़ा बासिम ने खोला था। नहीं, वो बासिम अभी भी बोल रहा था। मैंने इसकी बात काट दी। ये कौन है? बासिम डॉक्टर को देखकर मैंने बासिम से पूछा। डॉक्टर को यहाँ देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी थी। इससे पहले बासिम कुछ कहता, डॉक्टर साहब खुद ही बासिम के पास चले आए थे। शी इज़ फाइन, बस बुखार और बीपी लो होने की वजह से इनको चक्कर आ रहे थे। ये कुछ दवाइयाँ इनको टाइम टू टाइम देनी है। डॉक्टर साहब और भी कुछ हदायत दे रहे थे। मैं वहाँ की रुकी नहीं थी, भागकर अम्मी के कमरे में जा पहुंची थी। अम्मी, मैंने इन्हें आवाज़ दी पर वो सो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास बैठकर कितनी देर इन्हें देखती रही थी। बासिम कमरे में आ गया था। मैंने गुस्से से इसे देखा और बाहर जाने का कहकर कमरे से निकल गई। बासिम, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अम्मी की तबीयत खराब थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत लापरवाह इंसान हो। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। बहुत बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान हो। मेरा सारा गुस्सा आँसुओं में बदल चुका था। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब मेरी सुनो। तुम्हें फ़ोन करने से क्या होता? तुम डॉक्टर तो नहीं हो जो तुम खाला के का इलाज करती। इस वक्त मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना सही लगा ना, ना कि तुम्हें। और हाँ, हूँ मैं लापरवाह। बासिम पहली बार इतने गुस्से से बोल रहा था। पहली दफ़ा वो गुस्सा कर रहा था। मेरे आंसू और तेज़ से बहने लगे थे। कहाँ जा रहे हो? बासिम को जाता देखकर मैंने पूछ लिया। ये दवा लेने जा रहा हूँ, तुम खाला के पास जाओ, उसने धीमे लहजे में कहा। अब की बार इसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। मैं इस बात में सर हिलाकर अम्मी के कमरे में चली गई। मैं अम्मी का हाथ पकड़े बैठी थी कि बेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने बासिम था। ये दवाई है, शाम को खाला को देनी है। बासिम ने मेरे हाथ में दवाइयाँ थमाई। तुमने कुछ खाया? बासिम ने अचानक ही सवाल पूछ लिया। थोड़ी देर पहले वो बहुत गुस्से में था और अब इतना संजीदा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया। इसका गुस्सा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। देखो दानिन, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए भी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना लाया हूँ। संजीदगी में कहते हुए बासिम हंसने लगा था। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए? मैंने इससे खाने की शाप ली और किचन में चली गई। मतलब मैं भी खाऊंगा? और सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बासिम भी किचन में चला गया। मुझे हैरत हुई। पहली बार वो अपनी की गई किसी बात पर मज़े कर रहा था और माज़रत भी मुझसे। तुमने कभी अपनी गलती पर मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, आज जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। बासिम का मुंह खुला को खुला रह गया था। मैंने भी इससे माज़रत कर ली। जब वो कर सकता है तो बिना किसी गलती के, तो मैं भी कर सकती हूँ। इसकी माफ़ी से मैं पिघल चुकी थी। इतना तो बनता ही था। तानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या डॉक्टर को बुलाऊं? बासिम को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी हैरानगी, वो मेरा चेहरा तके जा रहा था। फिर से तुम्हारी बकवास शुरू। में खाना निकाल रही हूँ, डाइनिंग रूम में निकाल कर डाइनिंग रूम में चली गई। बासिम भी मेरे पीछे ही आ गया था। रात के 8 बज रहे थे और बासिम अम्मी के कमरे में था। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? एक बार फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे क्या होगा? अच्छा अम्मी, आप आराम करें, मैं जाऊँ? मैं खाला के साथ हूँ। तुम जाओ, मैं खाला के साथ हूँ। बासिम ने अम्मी के सामने बैठते हुए कहा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तुम जाओ, मैं अम्मी के साथ हूँ। देखो तानीन, ऐसा करते हैं, दोनों ही खाला के साथ रुक जाते हैं। बासिम मसले का निकाल कर आराम से बैठ गया था। मुझे वैसे भी अम्मी के पास रहना है तो मैं मज़ीद कुछ कहे बिना वहीं बैठ गई थी। काफ़ी देर हम यूं ही खामोशी से बैठे रहे। हमें सो चुकी थी। वैसे तुम चाहो तो तुम यहाँ इस घर में रह सकते हो, मैंने खामोशी तोड़ते हुए कहा। मैं ना जाने की बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जो पहले सही लग रहा था वो अब इतना गलत क्यों लग रहा था? मैं इतनी बेहिस तो नहीं थी। जब आपको महसूस हो कि आपकी जगह किसी की ज़िंदगी में नहीं रही तो आपको इसकी ज़िंदगी से एग्जैक्ट कर लेना चाहिए। वासिम का दिल शिकस्ता और संजीदा था। काफ़ी दिल शिकस्ता और संजीदा था। मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। छोड़ो इन सब बातों को। शायद वासिम ने मेरी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी, इसलिए मुस्कुराकर बात बदली। मैं मुस्कुरा भी ना पाई थी। एक बार फिर कमरे में खामोशी छा गई। वासिम सोफे पर बैठे बैठे सो गया था। नाश्ता बनाने चले गई। जब मैं अम्मी के लिए नाश्ता बनाकर आई तो वो जाग रही थी। वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रही थी। बासिम वहाँ नहीं था, शायद अपने कमरे में चला गया था। आपका नाश्ता? मैंने अम्मी के सामने नाश्ता रखा। बासिम कहाँ है? वो अम्मी पूरे कमरे में नजर दुराई। अम्मी, आप नाश्ता करें। मैं नाश्ता की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसने नाश्ता किया। अम्मी के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। वो अपने कमरे में है, पहले आप कर लें नाश्ता, इसके लिए मैं बाद में नाश्ता बना दूंगी। इतनी भी जालिम नहीं हूँ मैं, मैंने नाक चढ़ाकर कहा। हमें घड़ी को देखने लगी थी। इसके कपड़े इस्त्री कर दो, दानी ने इसको ऑफिस भी जाना है। बासिम को कपड़े इस्त्री करना नहीं आते। अम्मी मुसलसल बासिम के लिए परेशान हो रही थी। कितनी फिक्र और ख्याल था। मैं इस बात में सर हिलाकर बाहर आ गई। सारी दुनिया की बकवास आती है, बस इस्त्री करना नहीं आता। मैं मुंह में बड़बड़ाते कमरे की तरफ आ चुकी थी। दरवाज़ा आधा खुला था। वो दो बार नॉक करने से जब कोई जवाब ना आया तो मैं अंदर आ गई। अंदर का निज़ाम देखकर मेरा सर घूमने लगा। 1 मिनट को मैं सुन्न हो चुकी थी। सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। कमरा है या चिड़ियाघर? मैंने अपना सर पीट लिया था। हाँ, बासिम वहाँ भी नहीं था। मैं गुस्से से बाहर चली गई। मुझसे 1 मिनट ना रुका गया। वो पता नहीं कैसे रहता था इससे जंगली कहीं का। डोरबेल बजने की आवाज़ आई तो गुस्से से सिर झटक कर दरवाज़ा खोलने चली गई। बासिम वहीं था। बासिम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अलीम थी। बासिम दरवाजे से हट गया तो
हरीम अंदर आई थी, वो तानीन ने बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इनसे मिलने आई हूँ। हरीम अंदर आते हिचकिचाकर कहने लगी, कन्फ्यूज़ थी। मैंने अभी जवाब देने के लिए मुँह खोला ही था कि बासिम बोल पड़ा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम जब चाहो आ सकती हो, इसलिए किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं है। तुम बैठो। बासिम बड़े दोस्ताना अंदाज़ में कह रहा था। हरीम को तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो बासिम नहीं बल्कि शाहरुख खान हो। मेरा तो मुँह खुला का खुला रह गया। नहीं, पहले मैं आंटी से मिल कर आती हूँ। हरीम ने मुस्कुराकर कहा। बासिम ने कंधे उचका दिए। अम्मी अपने रूम में है। मुझे मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि मैं भी यहाँ पर हूँ। दोनों मुझे इग्नोर किए जा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा था। हरीम मुस्कुराकर रूम की तरफ चली गई और बासिम भी इसके पीछे जाने लगा। मैं कमर पर दोनों हाथ रखा इसके सामने खड़ी थी। इसने आबरू उचकाकर रास्ता छोड़ने का इशारा किया। दिल तो क्या कि अब इसके सर पर सामने रखा गुलदान मार दे। ये क्या कह रहे थे तुम? ये इसका अपना घर है। मैं इसे घूरने लगी कि शायद इसको कोई शर्म ही आ जाए, पर वो सदा का बेशर्म था। हाँ, तो इसका अपना ही घर है। जुटाई से जवाब देकर वो जाने लगा। मैंने एक बार फिर इसका रास्ता रोक लिया था। किस हिसाब से? मैंने चेहरे पर मुस्लिम मुस्कुराहट से जाकर पूछा। ये घर इसकी बेस्ट फ्रेंड का है, इस हिसाब से ये घर इसका भी हुआ। इसने इत्मीनान से जवाब दिया और फिर गौर से मेरे चेहरे को देखा। पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस अपनी ठोड़ी पर हाथ रख के पुरसोच अंदाज में मुझे देख रहा था। मैं गड़बड़ा सी गई। मेरी मर्जी मैं जा रही हूँ। मैंने मुंह फेर लिया था तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और अब की बार वो बहुत संजीदा लग रहा था। घर छोड़कर इसे आहिस्तगी से कहा। इसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की थी जो नाकाम रही थी। बाहर में जाओ आसिम, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, अम्मी के रूम में जा रही हूँ। इसका कहका बेसाख्ता था। मैंने इसे धक्का देकर अम्मी के कमरे में चली गई। हरीम के साथ जाकर बैठकर बातें करने लगी। बासिम कमरे में आया तो इसके हाथ में ट्रे थी। बासिम ने ट्रे टेबल पर रखी तो मैं हैरान को नज़र से उसे देख रही थी। बेटा मुझे भी चाय देना, अम्मी ने बासिम से कहा। तो बासिम ने ट्रे से गिलास उठाकर इन्हें थमा दिया। कल आपके लिए चाय नहीं, फ्रेश जूस है, आप पिए। अम्मी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। जूस पीने लगा। चाय तुमने बनाई है बासिम? हरीम ने चाय को देखते हुए सिप लेकर कहा। मैं चाय को देखने लगी कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। चाय बहुत अच्छी है। हरीम सिप लेते तारीफ करती। बहुत बुरी लगी थी मुझे। थैंक यू। बासिम ने हल्का सा सर को खम दिया। तुम्हारी शादी जिस भी लड़की से होगी वो बहुत खुश नसीब हो गई। हरीम को चाय में ना जाने क्या गोलगप्पे पिलाया था। वो बासिम के गुण गाए जा रही थी और ये शादी की बात करने की क्या जरूरत थी? बेटा तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। वैसे भी मैं बासिम के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। इससे तो शादी की बात पर रहा ना नहीं किया था। बासिम ऐसे शर्मा रहा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन हो। मैं दिल में कड़कने लगी थी। हाँ, जैसे ढूँढने से मिल जाएगी। मैंने आँखें घुमाकर कहा। इसे छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें बासिम कैसा लगता है? अम्मी हरीम से पूछने लगी। इस बात पर मैं खुद को रोक ना पाई और बेख्तियार चीख उठी। अम्मी, ये आप मेरी दोस्त से किस तरह बात कर रही हैं? मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आंटी मुझसे पूछ रही हैं, तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। हरीम ने मेरा हाथ खींच कर दोबारा अपने पास बिठा लिया था। मैं बारी-बारी सबके चेहरे देखने लगी। बासिम बड़े चेहरे पर संजीदगी तारे किए खामोशी से बैठा हुआ था। देखिए आंटी, वासिम बहुत अच्छा है, खाना भी बना लेता है, अच्छी जॉब है। मेरी तरफ से तो हाँ है। ऐसे कैसे तुम्हारी तरफ से हाँ है? कोई वासिम से तो पूछ ले। मैं भरी हुई आवाज़ में बोली थी। तो अभी पूछ लेती हूँ वासिम, क्या तुम्हें मेरा फ़ैसला मंज़ूर है? अम्मी तो आज के आज वासिम की शादी कराने को तैयार थी। खाला वो क्या है कि वासिम कुछ कहते-कहते रुक गया। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है, मुझे कोई इनकार नहीं है। वासिम का जवाब सुनकर मुझे सदमा लगा। ये क्या कह रहे हो पागल इंसान? तुम तो मुझे मैंने अपने लहजे को ढूँढने से बचाने की नाकाम कोशिश की। मेरी आँखें झिलकने को तैयार थी। हाँ दानिश, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुमने मुझे एक बार नहीं 2 बार रिजेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ रहा कि शायद तुम मुझे कबूल कर लो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि किसी की ना को ज़बरदस्ती में हाँ नहीं बदला जा सकता। वो किस इत्मीनान से ही कह रहा था, कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगा तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो। आखिरकार मेरी आँखें झलक पड़ी थी। इस वक़्त मेरा गम गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। मैं बच्चा था दानिश, और बचपन में बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अब क्या फ़ायदा तुम्हें समझाने का? वासिम ने कंधे उचकाते ही जाने कि वासिम की इन बातों से मेरा दिल दुख रहा था। अब क्या फ़ायदा मुझे समझाने का? तुमने तो हरीम के लिए हाँ कर दिया। मैंने अपना हाथ कि फिर से आंसू साफ़ किए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मैं अपनी जगह से उठकर अम्मी के पास से चली गई थी। अम्मी, आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं वासिम से शादी करूँगी या नहीं, तो सब सुन लें। मेरी तरफ से हाँ है और मुझे वासिम कबूल है, और तुम दोनों अब करके दिखाओ शादी। मैंने उँगली उठाकर वार्निंग दी। सब हँस पड़े थे। मैं शौक से इन्हें देखने लगी थी। आप सब हँस क्यों रहे हैं? मैंने नासमझी से पूछा था। बेटा तुमसे हाँ बुलवाने के लिए सब नाटक करना पड़ा, अम्मी ने हँसते हुए कहा। तो हरीम, मैंने हरीम को देखा जो अब हँस रही थी। हाँ दानिश, मैं इस नाटक का मेन किरदार हूँ और ये आइडिया मैंने ही दिया था आंटी को। अभी मैं रूम में आंटी के पास आई तो वो तुम्हारे और वासिम के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। फिर बस सारी ज़िम्मेदारी मुझे अपने नाज़ुक कंधों पर लेनी पड़ी, और देख लो नतीजा। अब तुम प्लीज़ ये मत समझ लेना, मुझे पहले से ही सब पता था। मुझे भी इस नाटक के दौरान ही पता चला। खाला ने मुझसे हरीम के मुताल्लिक़ पूछा तो मैं हरीम के इनकार करने लगा। जब खाला ने मुझे इशारे से समझाया, मैं समझ गया यहाँ ये सब हो रहा है। खाला और हरीम का कोई प्लान है। मैंने भी इस नाटक में हिस्सा डाल लिया। मेरे घूरने पर इसने दोनों हाथ उठाकर सफाई दी थी। इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। मैं नाराज़गी से बोली।
یہ مت समझना मैंने तुम्हारी वजह से हाँ की है, वो तो मैं अम्मी की वजह से हाँ की है। मैंने अपनी बात पर ज़ोर देते हुए कहा। अम्मी ने मेरे शाने पर हल्की सी चपेट मारी थी। अम्मी की वजह से हाँ की, सब जानती हूँ मैं। अम्मी ने मेरी नकल उतारी तो मैं एक लम्हे को चुप सी गई थी। एक बार फिर सब हँसने लगे थे। फिर पूरा घर सजा हुआ था। आज नानी और बासिम का निकाह था, जो कि बहुत सादगी से हो रहा था। बासिम के हाथ में एक बॉक्स था। बासिम सबसे बच कर दानिन के रूम की तरफ आ गया था। दरवाज़ा लॉक नहीं था। कुछ देर पहले रीमा दानिन के रूम से बाहर निकली थी। सूट लहंगा मुझ पर इस कदर जच रहा था कि मैं बार-बार खुद को आईने में देख रही थी। मैं आईने में खुद को देखी जा रही थी जब बासिम रूम में आया, और इसे देखकर मैं पलकें झपकाना भूल गई। सफ़ेद शेरवानी में वो मुझे किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। ये क्या तमीज़ है बासिम, तुम मेरे रूम में घुस आए हो। मैंने इसे हमेशा की तरह कुछ शर्म दिलानी चाहिए। मैं वो भी बासिम था, सदा का बेशर्म ढीठ बनकर बेड पर बैठ गया था। तो क्या करूँ बताओ, ये देने आया था। बासिम ने एक खूबसूरत सा बॉक्स मेरे सामने बढ़ाया। मैं इस बॉक्स को लेने का कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। इसने मुझे वो बॉक्स इसलिए मैंने बॉक्स नहीं लिया। ये क्या है? मेरे सवाल पर बासिम ने सर पीट लिया। कॉकरोच है इसमें। बासिम ने के जवाब पर बमुश्किल मैंने खुद को चीखने से रोका था। निकलो यहाँ से और अपना ये कॉकरोच वाला बॉक्स भी ले जाओ। मैंने गुस्से से कहा था। दानिन बासु मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें कॉकरोच नहीं है, खुद ही खोल कर देख लो। बासिम ने दोबारा बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। पक्का ना? और इस बार इसकी मासूम सी शक्ल देखकर मैंने वो बॉक्स ले लिया। अब जब रिश्ता जुड़ रहा था, इस पर यकीन करना फ़र्ज़ था मेरा। मैंने जब बॉक्स खोला तो इसमें एक नहायत ही खूबसूरत नेकलेस था। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं बेसाख्ता बोली और नेकलेस उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे ही देख रहा था। मेरे लहंगे से मैच भी था। मैं खुशी से चहक के उठी और नेकलेस पहन लिया। अब ये लड़कियों की मैचिंग। वासिम में बड़बड़ाने लगा। वैसे एक और भी चीज़ है। वासिम की बात सुनकर इसने मेरे सामने खड़ा हो गया। वासिम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया था। वासिम मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, दुनिया में मोहब्बत के इज़हार को जानने वाले अल्फाज तो देर में तख्लीक पाए। मैं तुम्हें मुंतुल हयात इसी वक्त महसूस कर लिया था, जब आलमे लम्हे अरवाह में हमारी रूह ने एक दूसरे को बतौर साथी चुना था। वो शायरी इतने खौफनाक अंदाज में बोल रहा था कि मैं इसे देखती रह गई। मेरा दिल चाह रहा था वो यूं ही ख्वाबनाक अंदाज में बोल रहा था कि मैं इसे देखती ही रह गई। मेरा दिल चाह रहा था यूं ही बोलता रहे। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आज मुझे पता चला कि मुस्कुराते हुए बहुत दिलकश लगता है। बासिम ने अपनी जेब से गुलाब का फूल निकाल कर मेरे सामने पेश किया, जिसे मैंने एक सेकंड की भी ताख़ीर किए बिना ले लिया था। रीमा कमरे में आई तो बासिम कमरे से बाहर चला गया और मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। हमारे दरमियान मोतियों और गुलाब के फूलों की दीवार से बनाई गई। एक तरफ बासिम बैठा था, दूसरी तरफ मैं बैठी थी। निकाह शुरू होने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ मैं खाला से। हाँ बोलो बेटा, अम्मी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। मुझे कहना चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, बासिम ने भी इसी लहजे में कहा। तो मैं सोच में पड़ गई कि बासिम आखिर क्या कहना चाहता है। अब शादी के बाद मेरे और अम्मी के साथ रहेंगी, वैसे भी कोई तो हो ना मेरी साइड लेने के लिए। बासिम बड़े लाड से बोला। ये अनोखी सी फरमाइश इसकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बेटा, मैं अपने दामाद के घर कैसे रह सकती हूँ? अम्मी ने बासिम को समझाना चाहा। बेटे के घर तो रह सकती है ना। बासिम ने मुस्कुरा कर कहा। तो अम्मी की आंखें नम हो गई थी। मेरा बेटा, अम्मी ने बासिम के सर पर हाथ फेरा। बासिम के इस फैसले से आसफा और कुरैश भी खुश हुए। उन्होंने भी दिल ही दिल में इसे सराहा था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया था। दानीन बिन्त अकरम, क्या आपको बासिम कुरैश के साथ ये निकाह कबूल है? सब मेरी आंखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू थे। मैंने बासिम को दिल से कबूल किया था। ज़िंदगी की सारी मुश्किलें वैसे कहीं पीछे छूट गई थी। सारी थकावट बासिम के साथ ने सुकून में बदल डाली थी। ज़िंदगी खुशियाँ लिए हमारे सामने खड़ी थी। बासिम का हाथ थामे मैं ज़िंदगी की खुशियाँ समेटने चल पड़ी थी। अच्छे हमसफ़र का साथ इंसान को मुश्किल रास्ते में भी थकने नहीं देता। द एंड। इस नावल का नाम है तो मुझे कबूल हो। इसकी राइटर हैं आसिया बरकत अली। तो डियर रीडर्स, कैसी लगी आप सबको ये नावल? छोटा सा क्यूट सा नावल था, लेकिन अच्छा था। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग कोई और नावल चाहते हैं कि वो मैं उसकी वॉइस ओवर करूँ, तो आप लोग नाम बता सकते हैं। और जो आप लोग नाम बताते हैं उनमें से जो राइटर मुझे परमिशन नहीं देती उनका मैं नहीं करती, जो परमिशन देती हैं उनका मैं कर देती हूँ। तो अब बिना परमिशन के तो मैं कर नहीं सकती ना, क्योंकि ये राइटर की मेहनत होती है और वो जब तक परमिशन ना दे तो वो फिर इंसान जो है वो नहीं कर सकता। इसलिए जो परमिशन देती हैं वो मैं नावल कर देती हूँ, जो नहीं देती वो मैं नहीं करती। और आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। और अब मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। सो रीडर्स, मैं आप लोग के साथ कुछ नावल की स्नेक पिक लेके आई हूँ। ये नावल्स मेरी फ्रेंड्स के हैं, तो उसने मुझे कहा था कि मैं अपने चैनल पे जो है ना वो इसकी थोड़ी वीडियो बना के तो
अपलोड कर दूँ, ताकि जिन जिन लोगों ने ये नावल लेने हों तो वो जो है ना वो ईज़िली ले सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूँ, ये ई बुक नावल हैं और इनकी राइटर हैं रिमशा हयात। लास्ट पे डिटेल भी लिखी हुई है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। दरअसल वो आजकल उनका डिस्काउंट चल रहा है, तो मैंने भी फिर जब उनकी पोस्ट देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो मेरे रीडर्स हैं उनसे भी मैं उनके साथ भी ये शेयर करूं। हो सकता है कि वो भी ये नावल परचेज़ करना चाहें, क्योंकि वैसे तो वो नॉर्मली जितनी प्राइस है उतनी ही देती हैं, लेकिन ये 2-3 दिन में डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप ये 2-3 दिन में ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस भी लिखी है, साथ डिस्काउंट के साथ भी लिखा हुआ है। तो जो भी आप नावल परचेज़ करना चाहते हैं तो ना सबसे नीचे नंबर होगा, वहाँ पे आप लोग इजी पैसा या जैज़ कैश करवा सकते हैं। तो आप लोगों को पेमेंट के फ़ौरन बाद जो है ना ये नावल मिल जाएगा। तो ये 5 नावल हैं, इसकी मैं स्नेक पिक भी लेके आई हूँ। आप लोगों को स्नेक पिक मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग जो भी नावल लेना चाहें फिर ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला नावल है वहशत दिल की आवार की। इसकी इसकी जो प्राइस है वो है 400। ये भी 2 हफ़्ते पहले ही उनका नावल आया है और जो है वो आफ्टर डिस्काउंट जो है ये 2-3 दिन के अंदर जो डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है उसमें वो 300 का दे रही हैं। ये रोमांटिक नावल है, एज डिफरेंस है और तवाइफ बेस है। सरता पाँव वो हार सिंगार से सजी अपने 2 आतिशा हुसैन के साथ इस कमरे में मौजूद थी, जहाँ आने का इसने कभी गुमान भी नहीं किया था। आज वो यहाँ मौजूद तो थी, लेकिन किसी हक के साथ नहीं, किसी रिश्ते के हैसियत से नहीं, बल्कि अपने ही एक गलीज़ फैसले की वजह से मौजूद थी। वो आज इसकी बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि एक रकेल की हैसियत से यहाँ मौजूद थी। इसकी काली गहरी आंखों के गोशे इस वक्त सोचे हुए थे, जो गवाह थे कि इस घटिया तरीन फैसले के बाद कितने आंसू बहा चुकी है। कितनी बदकिस्मत हूँ मैं, जिस गलीज़ अल्फाज को मेरी बहन ने मुझसे दूर रखना चाहा, आज वो गाली और वो गलीज़ तरीन पहचान अपनी ज़ात के साथ मैंने मुकम्मल मंसूब कर ली है। आपने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया, मैं इस फैसले के बाद आपको तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन खुद को कभी नहीं कर पाऊंगी। आईने में अपने अक्स को देखती हुई तल्खी से बोली थी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, और इसी नफरत की आड़ में आपने आज ये घटिया तरीन फैसला किया है, जो आप जैसे बुलंद मर्तबे वाले शख्स के लिए एक गंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है। पर आज मैं अपने आप को हर हद तक आजमाऊंगी। अपनी रूह तक को एक नई तकलीफ से आशना किए वो बेड की तरफ बढ़ी थी। वो अपने मुर्दा होते वजूद के साथ बेड पर बैठी भारी जेब पर खामोश कमरे में ताश पैदा कर रहे थे, जो इसे किसी मनहूस आवाज़ों से कम नहीं लगे थे। दरवाजे के हैंडल की आवाज़ पर एक बड़की से इसके वजूद में दौड़ी। इसने सख्ती से अपनी मुठ्ठियाँ बंद की। हथेलियाँ जो पहले ही जख्मी थी, इनमें शदीद दर्द उठा था। उसके कदमों की हल्की मध्यम आहट कलीन पर महसूस तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसका तो रूम रूम समात बना हुआ था। पल पल धड़कनें सुस्त हो रही थी। वो बेड के करीब आकर ठहरा तो इसका वजूद ठंडा पड़ने लगा। वो चलता हुआ इसके करीब आया। देखो आज तुम किस मुकाम पर हो, मेरे कमरे में मेरी ही आपका जो भी मकसद है वो पूरा करें। अपने अल्फाज ज़ाया करके अपना वक्त बर्बाद मत करें। इसके लफ्ज़ों को सरहद से काटती दो टोक अंदाज में बोली तो इसके खूबरू चेहरे पर गुस्से की तेज़ लहर फैली थी। लाइट ग्रे मगर सर्द आंखों में गज़ब नाकी बढ़ने लगी थी। तुम मेरी हो, तुम मेरी बात काटोगी, इतनी औकात है तुम्हारी? आगे बढ़ता हुआ उसके दोनों बाजू थामे दरश्तगी से बोला था। सुर्ख सूजन ज़दा वीरान आंखों से इस लड़की ने इस शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर फैली रोनीत की इसके दिल को जख्म कर गई थी। वो तो इसके दिल में बसा था, और वही दिल आज लफ्ज़ों के कान से इसका पूर जख्मी करने की ठाने हुए था। वो जगह तक चौंका था। इसका फीका पड़ता चेहरा, नाक से निकलती खून की लकीर और सूजन ज़दा काली गहरी आंखें इसे एहसास से दिला गई थी कि इसने मुकाबले को आजमाइश में डालने की सारी तैयारी की हुई है। क्या तुमने? इसने सख्ती से बाजू जकड़ के इसे झंझोड़ा था। रखेल बनाना चाहते थे ना, मेरा वजूद तस्कीन करना चाहते थे ना, तो कर ले तस्कीन, लेकिन अब मेरा वजूद तो हासिल कर लेंगे, पर इस सब के बाद मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। इसलिए सोचा कि नज़रें मिलाने से अच्छा है मौत को गले लगा लूँ। पागल लड़की, वो धाड़ा था, जबकि इसने मतरम आंखों से इसे देखते इसके कॉलर को जकड़ लिया था। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मुकाबिल की आंखें सुर्ख अंगारा हुई थी। कम जिल्लत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। कम से कम जिल्लत से जीने से बेहतर काम किया है। वो लड़खड़ाई थी, लेकिन सहारे के लिए इसने कॉलर सख्ती से दबोचा, जबकि इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तुम बीवी हो मेरी, डैम इट, मेरी बीवी हो तुम। इसकी आवाज़ में इस्तहाक था, शिद्दत पना थी। इसकी आंखों में बेयकीनी उभरी थी। इसने बदबख्त नफ़ी में सर हिलाया। दूसरा नावल है वानी बेस है, नाम है सितम की जंजीर बाय रिमशा हयात। इसकी प्राइस है 300 और आफ्टर डिस्काउंट आपको 150 का मिल जाएगा।
سردار شجاعت آپ خون بہا کے بدلے ہم سے کچھ اور مانگ لیں، ہم آپ کو نہ تو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کی جان۔ جرگے میں دوسرے قبیلے کے سردار زارون کی کرخت آواز پہنچی تھی۔ آج جرگہ دو قبیلوں کے درمیان نے لگا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور دونوں طرف کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ آج پھر ایک معصوم قربان ہونے جا رہی تھی۔ حیرت ہے قبیلے کے سردار کی بات سے ایسی باتیں ایک قبیلے کے سردار کی زبان سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی جو اپنی روایت کو اپنے خاندان کی خاطر بھول گیا ہے۔ تو ایسے سردار پر تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی جان لی ہے اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور یہی روایات چلتی آ رہی ہے۔ اگر تم خون کے بدلے خون نہیں دے سکتے تو سوچ لو کہ تمہارے پاس اور دوسرا کون سا راستہ ہے۔ اگر تمہیں اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز ہے تو تمہیں اپنی بیٹی ہمیں بانی کرنی ہوگی۔ سردار شجاعت نے اپنا فیصلہ سناتے اپنی مونچھوں کو بل دیا۔ یہ سب سنتے ہی کچھ پل کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زارون نے شجاعت کے دائیں جانے بیٹھے شخص کو دیکھتے حامی پڑی۔ تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، میرے بھائی کا نکاح شروع کر پایا جائے، اس کی بھی سنی گئی ہے۔ شجاعت نے اپنے بائیں جانے بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھتے کہا جو خوشی سے اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ واہ جی واہ، میری شادی ہونے والی ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے، میرے لیے ایک خوبصورت دلہن لائے گا۔ شجاعت کے بھائی نے اونچی آواز میں کہا اور ساتھ ہنستا بھی جا رہا تھا۔ اس کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا اور یہ بات گاؤں میں ہر ایک کو معلوم تھی۔ شجاعت کے چہرے پر ان سمے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا تھا۔ وہ جو پردے کے باہر کھڑی اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے سن رہی تھی، سامنے اچھل کود کرتے انسان کو دیکھتے اپنے قدموں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے اچھل کود کرتا انسان لگ بھگ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ شاید لڑکی ہونے کی۔ یہ سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے کہ اچانک اسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا اور وہی احترام کر سے گر گئی۔ اس کے گرنے کی آواز پر وہاں بیٹھے سردار شجاعت کے دائیں جانب شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے اپنے اندر کھولتے ہوئے لابے کو برداشت کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ تیسرا ناول ہے دشت عشق بائی رمشا حیات۔ اس کی پرائس 350 اور آفٹر ڈسکاؤنٹ آپ کو 150 کا ملے گا۔ تم کس کے بچے کی ماں بننے والی ہو کنزل؟ شائستہ نے آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنی بیٹی کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ کنزل کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جواب دو مجھے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ماں کی عزت روندتے ہوئے کیا جواب دوں گی میں دنیا والوں کو؟ تم نے تو اپنے مرے ہوئے باپ کی بھی عزت کا خیال نہیں کیا، شائستہ نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑی کنزل کی ہم عمر کزن سدرا کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ خبر تو گھر میں سب کو پتہ چلنی چاہیے، سدرا نے خود سے کہا، اور پورے گھر میں یہ خبر پھیلا دی کہ کنزل بنا شادی کے ماں بننے والی ہے۔ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہو؟ دادی جان نے کنزل کو دیکھتے کرخ لہجے میں پوچھا۔ سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دادی جان، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو پھپھو سے پوچھ لیں، سدرا نے جلدی سے کہا۔ دادی جان کے کہنے پر شائستہ اور کنزل کو بلایا گیا۔ شائستہ کو تو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ جس بیٹی پر اسے اتنا مان تھا اسی نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ کنزل کی نظر اس لاپرواہ شخص کی طرف اٹھی جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنا کھڑا تھا۔ شائستہ، سدرا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ شائستہ، دادی جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے شائستہ کوئی جواب دیتی کنزل خود آگے آئی تھی۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سدرا نے جو کہا ہے وہ سب سچ ہے اور میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میرا نکاح جس انسان کے ساتھ ہوا میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اور آپ کیوں خاموش کھڑے ہیں؟ سب کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ہی کے بچے کی تو میں ماں بننے والی ہوں، کنزل نے بھاری لہجے میں اس شخص کے پاس آتے بے بسی سے کہا۔ سب لوگ دم سادے کنزل کو دیکھ رہے تھے۔ انکشاف ناقابل یقین تھا۔ حال میں چھائی خاموشی میں مقابل کا وزنی ہاتھ اٹھا اور وہ کنزل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ اپنا گناہ میرے سر ڈال رہی ہو؟ میں اپنے گھر کی عزت کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا، مقابل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ کنزل نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جس نے بڑے مجمع میں اسے رسوا کر دیا تھا۔ چوتھا ناول ہے ایج ڈفرنس ناول ہے درد دیوانگی بائی رمشا حیات۔ اس کی پرائس 400 ہے اور آفٹر ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کو 250 مل جائے گا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، پلیز یہ آپ نکاح روک دیں، بیلا نے کپ کپاتے لہجے میں سامنے کھڑے سدان کو دیکھتے کہا۔ دیکھتے آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں کہا تھا جس کے ماتھے کے بل بیلا کی بال سنتے گہرے ہوئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہو۔ میں نکاح نہیں کر سکتی، وہ نکاح چکا کر بمشکل بولی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سارے مہمان ہمارے نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور تمہیں کس نے حق دیا انکار کرنے کا؟ تم مجھے سدان نلوی کو انکار کر رہی ہو؟ سدان نے 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے بیلا کے قریب آتے کرخ لہجے میں پوچھا۔ میرا نکاح تم سے ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا، یہ میرے ڈیڈ کا فیصلہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ سدان نے غصے سے کہتے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کا دبوچہ کچھ کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں لگ گئی تھی جس سے چھوٹی چھوٹی خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیلا نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ جواب دو، سدان نے اس کی کلائی پر مزید اپنی گرفت مضبوط کرتے سخت مہری سے پوچھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی، بیلا نے بے بسی سے چیختے ہوئے اپنی کلائی کو آزاد کرواتے کہا۔ اور اس کی بات سنتے جہاں سدان کے چہرے پر بے یقینی ترائی
आई थी। ऐसा लगा जैसे इर्द गिर्द धमाके हो रहे हों। वही दरवाजे से अंदर आते इमरान को लगा किसी ने गर्म पिघला हुआ शीशा इसके कानों में डाल दिया हो। वो फौरन कमरे में दाखिल हुए जहाँ सदान बुत बना खड़ा था और पीछे खड़ी बेला आंसू बहा रही थी। डैड, बेला ने चेहरा उठाया अपने बाप को देखते हुए यकीन से इनकी तरफ देखा था। इमरान ने बिना कुछ कहे अपने कदम बेला की तरफ बढ़ाए। अपने बाप को सामने देखते बेला को लगा किसी ने इसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी हो। जो अभी तुमने कुछ देर पहले कहा, क्या वो सच है? इमरान ने सर लहजे में पूछा। आज तक इसने अपने बाप को इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। बाबा, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन बेला ने लड़खड़ाती जुबान में सफाई देनी चाहिए जब इमरान का हाथ उठा और अपनी लाडली बेटी के चेहरे पर निशान छोड़ गया। लास्ट नावल है रिवेंज बेस, और इस नावल का नाम है गिरफ्तारी उल्फत बाय रिंशा हयात। इसकी भी प्राइस जो है वो 400 है और आफ्टर डिस्काउंट आप लोगों को 250 का मिल जाएगा। मिसेस आयरा लगारी, आप यह निकाह नहीं कर सकती। हाइम ने मुस्कुराती नज़रों से आयरा को देखते कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपको अपने निकाह पर इनवाइट किया है। आयरा ने खड़े होते गुस्से से सामने खड़े हाइम को देखते कहा। मौलवी साहब, क्या निकाह पर निकाह जायज़ है? हाइम ने आयरा की बात को इग्नोर करते मौलवी साहब से पूछा। जहर जिससे आयरा का निकाह होने वाला था हैरानगी से हाइम की तरफ देख रहा था। इसकी माँ भी यही हालत थी। बाकी सारे मेहमान तो खड़े तमाशा देख रहे थे। नहीं बेटा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। निकाह पर निकाह जायज़ नहीं है, मौलवी साहब ने खड़े होते कहा। तो फिर ये मोहतरमा मेरे निकाह में होते हुए दूसरा निकाह कैसे कर सकती हैं? हाइम ने आंखों में चमक लिए आयरा को देखते मासूमियत से पूछा। आयरा ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा इंसान बदले के लिए इस हद तक गिर सकता है। आयरा, ये क्या कह रहा है? तुम दोनों निकाह कर चुके हो और अब तुम मुझसे निकाह करने वाली थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ शेयर्स की खातिर तुम इतना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। जैद ने गुस्से से आयरा को देखते कहा। ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे निकाह नहीं किया। आयरा ने सफाई देनी चाहिए जब जैद की मांग के बढ़ते हुए बोली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लड़की हमारी बहू बनने के लायक नहीं है। कोई बड़ा इसके सर पर होता तो इसे अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता। मैं तो तुम्हारी इस लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। जैद की अम्मी ने आयरा को घूरते हुए सख्ती से कहा। वो तो पहले ही ये चाहती थी, अब तो उनको मौका मिल गया था। जैद ने हाइम की तरफ देखा। आप तो मुझसे सबूत मांगोगे, वो तुम्हें घर जाते ही मिल जाएगा, इसलिए बेफिक्र होकर घर जाओ। हाइम ने इसके कुछ कहने से पहले ही खुद ही कह दिया था। आयरा खामोश खड़ी थी। लोगों के सामने इसका तमाशा तो बन गया था, तो अब सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो इससे प्यार के दावेदार था उसने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, तो बाकी सबको वो कहाँ सफाइयाँ देती फिरती। जैद ने एक नफरत भरी निगाह आयरा पर डाली और अपनी माँ को लिए वहाँ से चला गया। इनके जाते ही हाइम चलता हुआ आयरा के पास आया। मैंने कहा था ना, मेरी बात मान लो वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाइम ने आयरा के कान के पास झुकते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में कहा, जिसने अपने आंसू को बाहर निकलने से बहुत मुश्किल रोका था। सो डियर रीडर्स, ये सारे नॉवेल्स हैं और ये जो 5 के 5 नॉवल हैं ये रोमांटिक भी हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी जो राइटर हैं, जो मेरी फ्रेंड है, वो कह रही थी कि ये 3 दिन तक मैंने ये डिस्काउंट दिया है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो 3 दिन तक आप लोगों को ये आफ्टर डिस्काउंट वाली प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आप 3 दिनों के बाद लेते हैं तो फिर आप लोगों को ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि रिंशा हयात के नॉवेल्स की बुकिंग के लिए अब इस नंबर पर अपनी पेमेंट जमा करवाएं और स्क्रीनशॉट यहाँ व्हाट्सएप करते हैं। आपकी बुकिंग कर दी जाएगी और पेमेंट के फ़ौरन बाद मुकम्मल नावल आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ये इजी पैसा और जायज़ कैश इसी नंबर पे है और इसी नंबर पे पेमेंट करवा के और इसी नंबर पे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं और इसी नंबर पे आप लोगों को नॉवल भी मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये इनमें से कोई ये नावल पसंद आएंगे। अगर आप ये लेके पढ़ना चाहते हैं तो ये जो नावल हैं जो वानी बेस है वो आई थिंक, लेकिन ये सारे जो है ना ये मेरे ख्याल से 1800 1900 इतने पेजेस के ही हैं। तो अगर आप लोग ये लेके पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नावल पसंद आएंगे। तो जिसने भी ये नावल लेना है इस नंबर पर रब्ता करें। आप लोगों को पेमेंट के फ़ौरन बाद जो है वो नावल आप लोगों को मुकम्मल व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि ये 3 दिन के लिए ऑफ़र लगी है। अगर आप ये 3 दिन तक परचेज़ करते हैं तो आफ्टर डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर 3 दिन के बाद आप लेते हैं, परचेज़ करते हैं, तो आप लोगों को ओरिजिनल प्राइस पे मिलेगा। तो जल्दी से जो ये नावल ख़रीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें।
تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔